एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल सेठ। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार सभी 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा देवप्रयाग के पास सकिड़ी धार में हुआ, जहां कार नंबर HR 26CF 0719 अनियंत्रित होकर 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। यह कार बताया जा रहा है श्रीनगर से ऋषिकेश जा रही थी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये दर्दनाक तस्वीरें इस हादसे की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां यह कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। 200 मीटर गहरी खाई में यह कार जा गिरी और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। पौड़ी में यह हादसा हुआ है। ऋषिकेश जा रही थी ये कार श्रीनगर से, माफ कीजिएगा, श्रीनगर से ऋषिकेश जा रही थी ये कार। श्रीनगर में यह हादसा हुआ है। ऋषिकेश बद्रीनाथ NH 58 पर यह हादसा हुआ है, जिसमें कार 200 मीटर गहरी खाई में गिरी और 5 लोगों की मौत हो गई। पहाड़ों में एक बार फिर सर्दी का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। जनवरी के जाते जाते पहाड़ों पर ठंड का सितम वापस लौट आया है। जगह जगह पानी की बूंद बूंद एक बार फिर से जमकर पाला बनना शुरू हो गई है। इस बार जनवरी के बीच थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब फिर पहाड़ों में सर्दी का सितम अपने चरम पर पहुंच गया है। लगातार लुढ़कते तापमान के चलते औली में कृत्रिम बर्फ बनाने वाली मशीन भी लुढ़कते तापमान के साथ ही बर्फ बनाने का काम कर रही है। बहता पानी जगह जगह जमकर पाले की शक्ल में नजर आ रहा है। एक बार फिर पहाड़ों में सर्दी का सितम लोगों को परेशान कर रहा है। जोशीमठ की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ठंड इतनी पड़ रही है कि एक बार फिर जो पानी है वो जमने लगा है। जगह जगह पानी की बूंदें जमना शुरू हो गई हैं। सर्दी के सितम से एक बार फिर लोग परेशान हो रहे हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पलदुड़ा पुल के पास अलकनंदा नदी के छोर पर पिछले 3 दिनों से एक हिरन फंसा हुआ है, जो चट्टान से गिरने के बाद घायल हालत में देखा जा रहा है। वन विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से इस घायल हिरण पर लगातार नजर बनाए हुए है। वन विभाग को डर है कि अगर वो रेस्क्यू अभियान शुरू करेंगे तो कहीं घायल हिरण छलांग ना लगा दे, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। तो 3 दिन से यह हिरण फंसा हुआ है। जोशीमठ की ये तस्वीरें हैं। वन विभाग की टीम लगातार इस पर निगरानी रख रही है। नेपाल प्रशासन की सहमति मिलने के बाद आज से चंपावत जनपद के बनबसा स्थित अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय नागरिकों के लिए खोला गया। कोरोना संक्रमण के चलते पिछले लगभग 10 महीने से नेपाल ने भारतीय नागरिकों के नेपाल में प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। भारत की ओर से नेपाली नागरिकों की आवाजाही खोलने के बावजूद नेपाल ने भारतीय नागरिकों के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी, लेकिन अब आज से भारतीय नागरिक भी नेपाल सरकार की ओर से तय कोरोना मानकों का पालन करते हुए नेपाल जा सकेंगे। नेपाल की ओर से भारतीयों के प्रवेश खोले जाने पर स्थानीय व्यापार मंडल ने भी खुशी जाहिर की है। भारत और नेपाल का जो सीमा थी वो कोविड के कारण कई महीनों से बंद थी। फिलहाल हमें नेपाल प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जो बॉर्डर है वो खुल चुका है और आवागमन जो भारत की ओर से जो नेपाल की ओर से बंद था वो शुरू हो चुका है। भारत की ओर से पहले से ही आवागमन जारी था और नेपाल के नागरिकों को भारत में आने या यहाँ से जाने की पूरी छूट थी। भारत के नागरिकों को नेपाल सरकार द्वारा अभी तक नहीं आने दिया जा रहा था, जो बॉर्डर क्लोज था। आज से वो भी शुरू हो चुका है। कोविड की वजह से हमारा नेपाल बंद था, जिस नेपाल से हमारा एक रोटी बेटी का एक रिलेशन भी है। हमारा बनबसा व्यापार काफ़ी प्रभावित हुआ है। इसके खुलने से पूरे व्यापार मंडल में, पूरे व्यापारी भाइयों में एक हर्ष की लहर दौड़ गई है कि हमारा फिर सुचारू रूप से, जिस वजह से पहले से हमारा व्यापार चलता था, माँ पूर्णागिरी माता से हमारी यही मनोकामना रहेगी कि जिस तरह पहले व्यापार मंडल चलता था उसी तरह चले। टिहरी पहुंचे कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट ने आगामी चुनाव में चेहरा घोषित करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री
हरीश रावत के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि हरीश रावत के इस बयान से बीजेपी में बौखलाहट शुरू हो गई है। बिष्ट ने कहा कि बीजेपी चुनाव के टाइम पर अपना चेहरा छिपाएगी और नया चेहरा राज्य में लाएगी, वो फिर चाहे स्टेट का हो या फिर नेशनल का। ऐसे में कांग्रेस पार्टी को भी राज्य में अपना आगामी चुनाव का चेहरा घोषित करना चाहिए, जिससे चुनाव में राज्य के मुद्दों और उसके चेहरे के कामों पर चुनाव लड़ा जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के मुखिया के रूप में जिस व्यक्ति को 4 साल से ज्यादा कुर्सी पर रखा हो, तो 5वें साल अंतिम समय तक वो भी मुख्यमंत्री रहेंगे और ठीक चुनाव के टाइम वो उसका चेहरा छुपा करके कोई नया चेहरा लाने की कोशिश करेंगे। और वो स्टेट का चेहरा आता है, नेशनल चेहरा आता है। इस बात को समझ करके माननीय हरीश रावत जी ने जो कहा कि कांग्रेस पार्टी अगर अपना चेहरा घोषित करेगी राज्य का, तो चुनाव राज्य के मुद्दों पर और राज्य का जो व्यक्ति हमारा भविष्य का मुख्यमंत्री का चेहरा होगा उसके काम धाम पर लड़ा जाएगा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत रुड़की के दौरे पर रहे, जहां मंगलौर क्षेत्र के किसानों के साथ चाय पर चर्चा कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। इस दौरान हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है और कृषि कानून किसानों पर थोपा जा रहा है। हिंसा थोपी जा रही है, हम उसकी निंदा करते हैं। जिस तरीके से लोग किसी पार्टी विशेष के और उसके सिंपैथाइजर और किराए के लोग लक्ष्य लेकर के किसानों को बलपूर्वक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लोकतंत्र में इस तरीके की उसके लिए कोई स्थान नहीं है। तो हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, कृषि कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। मंगलौर क्षेत्र में चाय पर चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए थे हरीश रावत। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। रुड़की दौरे पर थे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत। उधर अल्मोड़ा में कांग्रेस जिला प्रभारी ने जिले भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। बैठक में आगामी चुनावों को लेकर बूथ मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मौजूद सरकार पर विकास न करने का आरोप भी लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस से ही अब विकास की उम्मीद है। आज हमारे उत्तराखंड में लोग कांग्रेस की ओर को देख रहे हैं और मैं इसलिए भी आया हूं कि जितने हमारी बूथ कमेटियां हैं, जितनी हमारी न्याय पंचायत कमेटियां हैं, जितनी हमारी नगर की कमेटियां हैं, जितनी हमारी जिले की कमेटियां हैं, मैं इनके ऊपर एक जान फूंकने आया हूँ कि आएँ और सब मिल करके कांग्रेस पार्टी को 2022 में विजय की ओर अग्रसर करें। समीक्षा की जा रही है कि अभी तक हमारी जो न्याय पंचायत कमेटी है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है, जिला कांग्रेस कमेटी है, उनका क्या कार्य प्रगति रही है उसकी वो समीक्षा कर रहे हैं और आगे एक टाइम बाउंड समय भी दे रहे हैं कि इस समय तक ये काम हो जाने चाहिए। ये उनका को इस पर बात कर रहे हैं। पौड़ी में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ ताल ठोक दी है। राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी रावत ने पौड़ी पहुंचकर संगठन का नेतृत्व किया और यहां संगठन ने जमकर सड़कों पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन के जरिए सरकार को चेताया गया कि अगर पुरानी पेंशन बहाल नहीं की गई तो सचिवालय तक संगठन कूच करेगा। वहीं राजधानी देहरादून में भी जमकर प्रदर्शन किया जाएगा। लंबे वक्त से 2005 के बाद लगे सरकारी कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बंद करते हुए नई पेंशन का प्रावधान किया गया है, जिसका कर्मचारी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार की ओर से अब तक पुरानी पेंशन बहाल न करने को लेकर सरकारी कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। आज रामलीला मैदान में, रामलीला ग्राउंड में, पौड़ी में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है और इसमें उत्तराखंड की पूरी टीम उत्तराखंड सरकार को ये अवगत कराना चाहती है कि आपको 2005 में जो आपने पुरानी पेंशन बंद किया है वो हर हालत में आपको लागू करना होगा। नहीं तो कर्मचारी आगे आंदोलन के लिए, बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार रहेगा। ये जिम्मेदारी पूर्ण तरह से वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार की होगी।
महामारी के चलते उत्तराखंड में करीब 10 महीने से बंद चल रहे स्कूलों के ताले 8 फरवरी से खुल जाएंगे। प्रदेश मंत्रिमंडल ने कक्षा 6 से 12वीं तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खोलने के प्रस्ताव पर मोहर लगा दी है। इसके अलावा प्रदेश में नई आबकारी नीति को मंजूरी मिल गई है। अब देशी शराब की दुकानों पर बियर बिकेगी। निगम क्षेत्रों में रात 11 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी, वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में रात 10 बजे तक शराब की दुकानें खुलेंगी। तो ये कैबिनेट के अहम फैसले हैं जो हम आपको बता रहे हैं। मनरेगा के तहत रोजगार बढ़ाने का फैसला लिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए हमने जो विनियम है वो बनाए गए हैं, उसमें उसको प्रतिबंधित करने का निर्णय पहले से ही था, उसके भी नियम बनाए केवल गए हैं। ग्राम्य विकास में जो मनरेगा के अंतर्गत 100 दिन का पहले रोजगार था उसको 150 दिन किया गया है। उसमें जो राजस्व या जो पैसा खर्च होगा वो राज्य सरकार अपने संसाधनों से वहन करेगी। राजस्व विभाग के अंतर्गत जो हमारा एक मंगलदीप स्कूल था अल्मोड़ा में, उसको जो 2 नाली भूमि दी गई है वो उसको निःशुल्क दी गई है। एक परिवर्तन कर्मचारी संवर्ग नियमावली आई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में 1 फरवरी से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान प्रदेश की सभी 70 विधानसभाओं में शुरू होगा। 1 फरवरी को देहरादून से वीडियो वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। वीडियो वैन के जरिए आम आदमी पार्टी विकास का मॉडल पेश करेगी। आम आदमी पार्टी 45 दिन तक 6,500 जनसभाएं करेगी, जबकि 1 लाख नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 10 लाख लोगों तक पहुंचने की तैयारी है। हम वीडियो वैन्स के साथ उत्तराखंड के गाँवों में, शहरों में जाएंगे और वहाँ पर छोटी छोटी जनसभाएं करेंगे। हमारा टारगेट है कि लगभग 6,500 जनसभाएं हम अगले 45 दिनों में करने वाले हैं और साथ ही साथ हमारा लक्ष्य है कि 1 लाख सक्रिय सदस्य हम पूरे उत्तराखंड में बनाएं। और साथ ही साथ जो पूरा कैंपेन है इसके बाद हम घर घर भी जाएंगे, पैम्फलेट भी देंगे लोगों को और एक जो उसका स्टिकर है वो भी दे रहे हैं लोगों को। हमारा ये टारगेट है कि लगभग 10 लाख घरों को हम इस जो कैंपेन है उसके माध्यम से लोगों तक पहुँचे और लोगों तक आम आदमी पार्टी का विजन और आम आदमी पार्टी की जो समझ है उत्तराखंड को लेकर वो लोगों के बीच में ले जाके। श्रीनगर गढ़वाल में रेलवे की ओर से एक सर्वे चल रहा है। सर्वे हेलीकॉप्टर से रेलवे लाइन के लिए हो रहा है। हेलीकॉप्टर पर विशेष कैमरे लगे हुए हैं। ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों की टीम 10 दिनों तक यह सर्वे करेगी और हेलीकॉप्टर से जो सर्वे हो रहा है उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर की ये तस्वीरें हैं जहां ऑस्ट्रिया की टीम 10 दिनों तक ये सर्वे करेगी। रेलवे प्रशासन की ओर से यह सर्वे कराया जा रहा है। रेलवे लाइन के लिए यह सर्वे हो रहा है। हेलीकॉप्टर की मदद इसमें ली जा रही है। हेलीकॉप्टर में विशेष कैमरे लगे हैं जिसके जरिए यह सर्वे किया जा रहा है। और रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। रुड़की से एक बड़ी खबर आ रही है जहां हथियार समेत 3 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। बड़ी खबर आपको रुड़की से बता रहे हैं। हथियार समेत 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 तमंचे, जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं इन आरोपियों के पास से। पुलिस ने इन युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। किसी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे ये तीनों। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र से इन तीनों की गिरफ्तारी हुई है। तो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे ये 3 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कुंभ नजदीक आ गया है। ऐसे में धर्म नगरी हरिद्वार भगवा रंग में रंगी नजर आ रही है। आसमान से कैसा दिखता है धर्म नगरी का नजारा, चलिए आपको दिखाते हैं। धर्म नगरी हरिद्वार में ये रौनक महाकुंभ को लेकर है। सबसे पहले आप हर की पौड़ी का नजारा देखिए। ड्रोन से ली गई इस तस्वीर में हर की पौड़ी की रौनक देखते ही बन रही है। मां गंगा का पवित्र जल
और उसमें गिरती रोशनी हर की पौड़ी की रौनक को और बढ़ा रही है। सर्दी का मौसम है, इसलिए मां गंगा का जल एकदम साफ नजर आ रहा है। जल इतना साफ है कि लग रहा है मानो कांच को देख रहे हों। गंगा के घाट के बीच बाबा भोलेनाथ की ये भव्य मूर्ति धर्मनगरी की शोभा बढ़ा रही है। कुंभ है, इसलिए भोलेनाथ भी भक्तों को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर की पौड़ी के पास के पुलों को भगवा रंग में रंगा गया है, जिससे धर्मनगरी की शोभा और बढ़ गई है। पुलों की ग्रिल से लेकर गंगा के घाटों तक पर भगवा रंग से पेंट किया गया है, जिससे धर्मनगरी की शोभा में 4 चांद लग गया है। कुंभ को देखते हुए शहर में जहां जहां सुंदर चित्रकारी की गई है, वहीं इसके जरिए हिंदू धर्म के बारे में भी बताया गया है। कुंभ से पहले ही हरिद्वार में कई फ्लाईओवर भी शुरू हो गए हैं। आसमान से देखने पर ये फ्लाईओवर भी धर्मनगरी की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।